आज के वीडियो में पक्षी वर्ग अथवा क्लास एवीज के बारे में चित्र सहित संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले इसके लक्षणों को समझ लेते हैं। तो पहला लक्षण है पक्षियों का शरीर पिच्छों से ढका रहता है और अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब जो एवीज वर्ग है इसमें केवल पक्षी आते हैं या बर्ड्स आते हैं और इनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं, फीदर पाए जाते हैं। इनके जो आगे के पैर होते थे वही पंखों में बदल गए हैं, पंखों में चेंज हो गए हैं या कह लीजिए रूपांतरित हो गए हैं और पीछे के पैर भूमि या पेड़ों पर बैठने के लिए होते हैं। फिर दूसरा है ये सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। इनका शरीर वायवीय वातावरण में उड़ने के अनुकूल होता है, अर्थात ये हर तरीके के वातावरण में रहते हैं, चाहे जैसा भी वातावरण हो। और वायु में उड़ने के लिए इनमें पंख होते हैं और इन्हीं पंखों की सहायता से ये वातावरण में उड़ते रहते हैं। फिर अगला पॉइंट है शरीर नौकाकार तथा धारा रेखित होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। गर्दन लचीली तथा पूंछ छोटी होती है। तो शरीर कैसा होता है? नौकाकार होता है, यानी इनकी बॉडी नाव के आकार की होती है। मतलब आगे पतली, पीछे पतली और बीच में मोटी होती है। और धारा रेखित का मतलब है हवा में उड़ने के अनुरूप होती है। फिर अगला पॉइंट है जंतु जगत में केवल इसी वर्ग में त्वचा पर कोमल परों का आवरण होता है। यानी पूरे जंतु जगत में केवल पक्षी वर्ग में या एवीज क्लास में ही त्वचा पर कोमल पंख पाए जाते हैं, फेदर्स पाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। पश्चपाद पर चार चार नखर युक्त अंगुलियां होती हैं। ये पेड़ पर बैठने व चलने के लिए अनुकूल होती हैं। कहने का मतलब ये है, भी मैंने आपको पहले बताया भी था कि अग्रपाद यानी जो आगे के पैर होते हैं वे पंखों में बदल जाते हैं, पंखों में चेंज हो जाते हैं। और पीछे के जो पैर होते हैं उनमें चार चार अंगुलियां होती हैं, चार चार अंगुलियां, और चारों अंगुलियों में नाखून पाए जाते हैं, क्लास पाए जाते हैं। और जो पीछे के पैर होते हैं ये पेड़ पर बैठने के अनुरूप होते हैं, स्थल पर चलने के अनुरूप होते हैं। फिर अगला पॉइंट है जबड़े दंत विहीन हार्नी चोंच बनाते हैं जो भोजन को पकड़ने में सहायता करती है। मतलब इनके जबड़े चोंच में बदल जाते हैं। जो पक्षी होते हैं पक्षियों के जबड़े चोंच में चेंज हो जाते हैं। और दंत विहीन का मतलब है कि जबड़ों में दांत नहीं होते हैं, जो जबड़े होते हैं उसमें दांत नहीं पाए जाते हैं। और चोंच या बीक भोजन को पकड़ने में सहायता करती है, भोजन को पकड़ने में हेल्प करती है। अगला पॉइंट है त्वचा शुष्क होती है। पूंछ के नीचे तेल या प्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए त्वचा सूखी है, सूखी सी होती है और त्वचा या स्किन पर ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। जो त्वचा है त्वचा सूखी है, त्वचा पर ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन पूंछ पर तेल ग्रंथियां पाई जाती है। जो पूंछ होती है उनमें तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं या प्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। चाहे आप तेल ग्रंथियां कहो चाहे प्रीन ग्रंथियां कहो, पाई जाती हैं। मतलब पक्षियों के पूंछ के पास एक घुंडी नुमा पैपिला पाया जाता है। जो पक्षियों की पूंछ होती है इनके पूंछ के पास में एक घुंडी नुमा पैपिला पाया जाता है जिसमें प्रीन ग्रंथि पाई जाती है या यूरोपाइजियल ग्रंथि पाई जाती है। प्रीन ग्रंथि या यूरोपाइजियल ग्रंथि। और इसी से या इससे तैलीय स्राव स्रावित होता रहता है। तेल जैसा चिपचिपा स्राव स्रावित होता है। और ये जो स्राव स्रावित होता है तैलीय वाला, ये पंखों को चिकनाई देता है और ड्रेसिंग में सहायता भी करता है। फिर अगला पॉइंट है ये स्तनधारियों की तरह समतापी होते हैं। जैसे मैमल्स थे उसी तरह से समतापी होते हैं। मतलब पक्षी वर्ग के जंतु समतापी होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं। और समतापी को नियततापी भी कहा जाता है। नियततापी मतलब एक जैसा तापमान बना रहे, अर्थात कि इनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के साथ नहीं बदलता है। कहने का मतलब यह है कि इनके शरीर का तापमान एक जैसा ही बना रहता है, फिर चाहे ये किसी भी प्रकार के वातावरण में रहें। फिर अगला पॉइंट है पक्षियों में
अस्थियां खोखली होने की वजह से इनमें वायु भरी रहती है। इसके कारण ये हल्की लेकिन मजबूत होती हैं। तो देखिए, पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं, ये हड्डियां खोखली होती हैं और उनमें हवा भरी रहती है, इसीलिए ये हल्की होती हैं और वायु में उड़ पाते हैं। इसीलिए बता दें कि पक्षियों के जो अंतःकंकाल होते हैं हल्के लेकिन मजबूत होते हैं और बिना एपिफाइसिस के होते हैं, एपिफाइसिस नहीं होते हैं। और इनकी हड्डियां न्यूमेटिक कहलाती हैं, न्यूमेटिक, या कह लीजिए कि इनकी हड्डियां न्यूमेटिक तथा वातिल होती हैं। न्यूमेटिक तथा वातिल का मतलब है छिद्र युक्त होती हैं और इनमें अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है। इनकी हड्डियों में बोन मैरो नहीं होती है। फिर अगला पॉइंट है, करोट में एक ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है। इनकी जो करोटी होती है, जो स्कुल होता है, उसमें एक ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है। स्टर्नम बहुत बड़ा होता है और उड्डयन पेशियां जुड़ने के लिए स्टर्नम पर कील लगी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो खोपड़ी है, खोपड़ी में नर्व्स के जाने के लिए, जो नर्व होती हैं उनको जाने के लिए एक छिद्र होता है जिसे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। और स्टर्नम मतलब उरोस्थि बहुत बड़ी होती है। फिर अगला पॉइंट है, फेफड़ों से संबंधित वायुकोष होते हैं जिनमें भरी वायु उड़ते समय शरीर को हल्का रखती है। यानी लंग्स से संबंधित एयर सैक होते हैं और उनमें एयर भरी रहती है और यही एयर उड़ने में हेल्प करती है, इनको हल्का रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी कशेरुकाओं का सेंट्रम विषमगर्ती होता है। कशेरुकाओं का जो सेंट्रम होता है वो विषमगर्ती या हेट्रोसिलस होता है और पश्चवक्षीय लंबर सेक्रल तथा अग्रपुच्छीय कशेरुकाएं मिलकर सिनसैक्रम बनाती हैं, सिनसैक्रम, तथा कुछ आखिरी पुच्छ कशेरुकाएं समेकित होकर पाइगो स्टाइल बनाती हैं, पाइगो स्टाइल। सिनसैक्रम के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है या इस पॉइंट से यदि प्रश्न पूछा जाए कि सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है, तो इसका आंसर होगा उड़नशील चिड़ियों का लक्षण होता है सिनसैक्रम, या फ्लाइंग बर्ड्स का लक्षण होता है। तो पैल्विक कशेरुकाओं के संयोजन से बनी यह अस्थि शारीरिक संतुलन बनाने में सहायता करती है। जो सिनसैक्रम है ये पैल्विक कशेरुकाओं के संयोजन से बनती है और शारीरिक संतुलन बनाने में हेल्प करती है। और तेजी से अगर कोई पक्षी उड़ रहा है, जब वो पक्षी स्थल के संपर्क में आता है, तेजी से उड़ता हुआ पक्षी स्थल के संपर्क में आता है, तो यही अस्थि, कौन सी, सिनसैक्रम, यही अस्थि उसे धक्के तथा झटके से बचाती है। फिर अगला पॉइंट है, पसलियां दो सिर वाली होती हैं और प्रत्येक से एक अनसीनेट प्रवर्ध निकला होता है। अनसीनेट प्रवर्ध निकलता है, यानी जो पसलियां हैं वो दो सिर वाली होती हैं, बाइफिड होती हैं और हर एक से एक अनसीनेट प्रवर्ध निकला रहता है। फिर अगला पॉइंट है, हृदय 4 वेश में होता है। जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। सिर्फ दाहिना अयोर्टा उपस्थित होता है तथा लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी केंद्रकमय होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। आपको बता दें कि हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। अब अगला पॉइंट है, कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। जो इनकी कपाल तंत्रिकाएं हैं वह 12 जोड़ी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी। और फिर अगला पॉइंट है, पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, मूत्राशय नहीं पाया जाता। अगर मूत्राशय होता तो मूत्र भरता और फिर इनका वजन बढ़ जाता जिससे उड़ ना पाते, इसलिए इनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है। और आपको यहीं पर बता दें कि जो पक्षी होते हैं कि पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। इनमें उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, यूरिक अम्ल होता है। इसीलिए पक्षियों को यूरिकोटिलिक भी कहा जाता है, यूरिकोटिलिक। ऐसे जीवधारी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। जैसे पक्षी है, इस तरह से सरीसृप वर्ग के जो जंतु हैं या मरुस्थल में रहने वाले जो जंतु होते हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को मैंने बताया यूरिकोटेलिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी नर अलग होता है, मादा अलग होता है, तथा मादा में सिर्फ बायां अंडाशय यानी लेफ्ट ओवरी तथा बाईं अंडवाहिनी होती है और निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो कुल मिलाकर के अधिकांश मादा पक्षियों में केवल एक क्रियाशील ओवरी होती है, केवल एक क्रियाशील अंडाशय होता है जो बाईं तरफ पाया जाता है, लेफ्ट साइड पाया जाता है, और ये डिंब वाहिनी या ओविडक्ट से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आपको बता दें कि भ्रूणी अवस्था में दो अंडाशय या ओवरी होती हैं, लेकिन जब विकास होता है, इनका डेवलपमेंट होता है, तो सिर्फ बाएं तरफ के अंडाशय का ही विकास होता है और दाहिने तरफ का नहीं होता है। इसलिए कहा गया बायां अंडाशय तथा बाईं अंडवाहिनी होती है और निषेचन इंटरनल होता है। फिर अगला पॉइंट है, ये अंडज प्राणी हैं और अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट का छिद्रित कवच पाया जाता है और ऐसे अंडों को क्लिडोइक अंडे कहते हैं। क्लिडोइक अंडे, तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि सभी पक्षी अंडज होते हैं, मतलब सभी पक्षी अंडे देते हैं, अंडे, और इनके अंडे जो होते हैं पीत युक्त होते हैं, यौकी होते हैं तथा कवच युक्त होते हैं, उन पर कवच भी चढ़ा रहता है। और कवच कौन सा बताया गया है? कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है और छिद्रित कवच होता है। और ऐसे अंडों को क्या कहा जाता है? क्लिडोइक अंडे कहा जाता है, क्लिडोइक एग्स कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, भ्रूण पर बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं या एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इसीलिए इन जंतुओं को एमनियोटा समूह में रखा गया है, क्योंकि भ्रूण पर बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं, इसीलिए इनको एमनियोटा समूह में रखा गया है। और इनमें पैतृक संरक्षण पाया जाता है, पेरेंटल केयर पाई जाती है। चलिए इस वर्ग के कुछ प्रमुख जंतुओं को देख लेते हैं। तो पहला जंतु है कबूतर या पायजन, कोलंबा कहा जाता है। फिर अगला जंतु है मोर या पीकॉक, मुर्गी, कौवा, तोता, घरेलू चिड़िया, कोयल, शकरखोरा, खंजन चिड़िया, डोडो पक्षी है और ऑस्ट्रिच है। इसी प्रकार से गौरैया, बतख, कीवी, बुलबुल, उल्लू, कठफोड़वा, चील, गिद्ध, जितने भी पक्षी आते हैं सब पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दें, इनमें से जो कबूतर है, मोर है, मुर्गी है, कौवा है, तोता है, घरेलू चिड़िया है, कोयल है, ये सभी अपने अंडों को दूसरे पक्षियों के घोंसले में रखते हैं, अपने अंडों को दूसरे पक्षियों के घोंसले में। और जो शकरखोरा है ये फूलों का रस चूसने के लिए प्रसिद्ध है। और जो खंजन चिड़िया है ये शरद ऋतु में भोजन के लिए साइबेरिया से भारत आती है। और कबूतर जैसा डोडो पक्षी 17वीं शताब्दी तक मॉरिशस में मिलता था, मॉरिशस में, किंतु अत्यधिक शिकार के कारण अब यह विलुप्त हो चुका है। और ये जो शुतुरमुर्ग की मैंने बात की है, अफ्रीका का शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूगिनी के कैसोवरी व ईमू, अमेरिका का दक्षिणी राहिया, न्यूजीलैंड की कीवी ना उड़ने वाले पक्षी हैं, यानी ये पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। तो इन सभी पक्षियों के बारे में जानने से पहले चलिए पक्षियों में प्रवास को समझ लेते हैं, यानी माइग्रेशन इन बर्ड्स को जान लेते हैं। तो पक्षियों का एक स्थान से दूसरे स्थान को नियतकालिक भ्रमण प्रवास कहलाता है या माइग्रेशन कहलाता है। पक्षी एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं किसी एक निश्चित समय के लिए, तो ऐसा भ्रमण क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है या माइग्रेशन कहलाता है। और पक्षी प्रवास एक द्विपथ यात्रा होती है, टू वे जर्नी होती है। द्विपथ यात्रा यानी टू वे जर्नी होती है। और पक्षियों में प्रवास एक नैसर्गिक अपक्रिया है। प्रवास क्या है? एक नैसर्गिक अपक्रिया है, इंस्टिंक्ट रिएक्शंस होती है। भोजन का अभाव और दिन के प्रकाश का घटना व शीत की उत्तरोत्तर वृद्धि होना इसका मुख्य कारण है। यदि उनको भोजन नहीं मिल रहा है और दिन के प्रकाश की जो घटनाएं हैं ऐसी कुछ हो रही हैं या ठंडी ज़्यादा बढ़ रही है, तो कई कारणों की वजह से पक्षियों में प्रवास की क्रिया होती है। तो प्रवास लैंगिक चक्र का एक भाग होता है, सेक्सुअल साइकिल का एक भाग होता है। विलियम रॉबिन के अनुसार, एक वैज्ञानिक थे विलियम रॉबिन, इनके अनुसार दीप्तिकाल या फोटो पीरियड जनन ग्रंथियों के परिवर्धन को प्रभावित करता है, यानी उनके डेवलपमेंट को कह लीजिए प्रभावित करता है। और जनदों के फूलने से
पक्षी उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं। और जब जनन फूलने लगते हैं तो पक्षी कैसे गमन करते हैं? उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं तथा जनन स्थलों पर पहुंचकर जनन करते हैं, और जहां पर जनन करना होता है उन जगहों पर पहुंच जाते हैं और जनन करते हैं। पक्षियों के प्रवास के अध्ययन दूरबीन या टेलीस्कोप और रेडार के प्रयोग से करते हैं। यानी इनके प्रवास का अध्ययन कैसे किया जाता है? दूरबीन से किया जाता है या टेलीस्कोप से करते हैं और रडार के प्रयोग से किया जाता है। प्रवासों के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि वलयन या रिंगिंग या कह लीजिए कि पट्टा भवन या बैंडिंग है। यानी प्रवासों का जो अध्ययन है इसकी महत्वपूर्ण विधि क्या है? वलयन होती है, रिंगिंग होती है या पट्टा भवन होती है, बैंडिंग होती है। और इसका प्रयोग सर्वप्रथम डेनमार्क के पक्षी विज्ञानी HCC मार्टेंसन्स ने सन 1899 ईस्वी में किया था। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? डेनमार्क के पक्षी वैज्ञानिक ने किया था। उनका नाम क्या था? HCC मार्टेंसन्स। इन्होंने 1899 में किया था। चलिए अब प्रवास के प्रकार जान लेते हैं, काइंड्स ऑफ माइग्रेशन को समझ लेते हैं। तो पहला है अक्षांशीय प्रवास या लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। अक्षांशीय या लैटिट्यूडनल माइग्रेशन होता है और यह उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द्विपथ यात्रा होती है। जो पक्षी प्रवास होता है ये टू वे जर्नी होती है, द्विपथ यात्रा होती है। तो यह पहले उत्तर से दक्षिण फिर दक्षिण से उत्तर की ओर होता है और यह उत्तरी गोलार्ध से अधिक स्पष्ट है। और अमेरिका की जो सुनहरी टिटहरी है ये ऐसा प्रवास करती है। अमेरिका की सुनहरी टिटहरी को गोल्डन प्लॉवर या प्लूवियलिस डोमिनिका कहा जाता है, प्लूवियलिस डोमिनिका, और ये इसी प्रकार का प्रवास यानी अक्षांशीय प्रवास करती है। फिर दूसरा है देशांतरीय प्रवास या लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन में क्या होता है? यह पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। जो देशांतरीय प्रवास है, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन है, यह पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। और तिलियर जो होती है, स्टार्लिंग जो होती है, यूरोप या एशिया में अपने जनन क्षेत्र से अटलांटिक तट की ओर चली जाती है। तिलियर इस प्रकार का प्रवास रखती है। फिर अगला है तुंग प्रवास। तो तुंग प्रवास में क्या है? इसमें पक्षी पर्वतीय क्षेत्रों में ढालों के ऊपर नीचे नियमित रूप से गति करते हैं। जो ढाल होते हैं उसमें ऊपर नीचे नियमित रूप से गति करते हैं। जहां पर पर्वत होते हैं उस क्षेत्र में ऐसा तुंग प्रवास होता है। और यह अर्जेंटीना में एंडीज पर्वतों की पनडुब्बियों, ग्रेट ब्रिटेन की बैंगनी हरी आबाबीलों में पाया जाता है। जो तुंग प्रवास है ग्रेट ब्रिटेन की बैंगनी हरी आबाबीलों में पाया जाता है, कारंडो में पाया जाता है और एंडीज पर्वतों की पनडुब्बियों में पाया जाता है। फिर अगला है आंशिक प्रवास। तो आंशिक प्रवास में क्या है? कभी कभी एक ही जाति की कुछ जनसंख्या प्रवास करती है और बाकी नहीं करती। यह आंशिक प्रवास कहलाता है, थोड़ा सा प्रवास कहलाता है। वार्न आउल या टाइटो एल्बा, नीलमी, टिटमाउस और फिंच इस प्रकार का प्रवास करती, इस तरीके का प्रवास करती हैं। फिर है अनियमित प्रवास, इरेगुलर माइग्रेशन। तो कुछ पक्षियों जैसे बगुलों में जनन के पश्चात या जनन के बाद वयस्क व शिशु भोजन की खोज और शत्रुओं से रक्षा के लिए इस प्रकार का प्रवास करते हैं, अनियमित प्रवास। फिर अगला है ऋतु प्रवास, सीजनल माइग्रेशन। तो ऋतु परिवर्तन के अनुसार जब ऋतुएं बदल जाती हैं तो उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। और ब्रिटेन में बतासी, आबाबील, बुलबुल और कोकिल ग्रीष्म आगंतुक हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु में आ जाते हैं, आगंतुक होते हैं। फील्ड फेयर, स्नो बंटिंग और रेडविंग शीत आगंतुक होते हैं, शीत ऋतु में आते हैं। फिर अगला है निर्मोक प्रवास या मॉल्ट माइग्रेशन। तो प्रवासी पक्षी प्रवास यात्रा के प्रारंभ में ही प्रायः निर्मोचन करते हैं, मॉल्टिंग करते हैं। और यूरेशियन सैडल डक तथा जल मुर्गाबी में इस प्रकार का प्रवास पाया जाता है। और बतख, गंगलिचिया, तटीय पक्षी रात्रि और दिन दोनों समय प्रवास करते हैं। कौवे, आबाबिल, रॉबिन्स, सारस, लून्स, राजहंस व पेलिकन्स दिन के समय प्रवास करते हैं। फुदकियां, सारालियां और गौरैया रात्रि प्रवासी होते हैं। और आर्कटिक टर्न या स्टर्ना पैराडियजिया को
प्रवासी पक्षियों का सम्राट कहा जाता है, प्रवासी पक्षियों का सम्राट। और यह शीत में अपने गंतव्य दक्षिण ध्रुवों के किनारे पहुंचने के लिए 11,000 मील की यात्रा करती हैं और उसी दूरी से पुनः वापस लौटते भी हैं। गोल्डन फ्लावर, बॉब लेक्स और आबाबिल अन्य लंबा प्रवास करने वाले पक्षी होते हैं। गोल्डन फ्लावर बिना रुके 2175 3500 किलोमीटर यानी 2175 से 3500 किलोमीटर की दूरी तय करती है और सर्वाधिक लंबी उड़ान कीर्तिमान बनाती है। और पक्षियों में प्रवास पृथ्वी से लगभग 3000 फीट के अंदर होता है और प्रवास के दौरान पक्षियों का औसत वेग 30 मील प्रति घंटा होता है। औसत वेग कितना होता है? 30 मील प्रति घंटा होता है। यद्यपि बतासियों की दो प्रजातियां 171 से 200 मील प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रवास के बारे में हो जाएगा। चलिए पक्षी वर्ग के कुछ प्रमुख पक्षियों के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है कबूतर या कोलंबा। तो देखिए इस कोलंबा या कबूतर पर डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में फुल जानकारी आपको देंगे। संक्षिप्त रूप से यहाँ जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो जगत प्राणी, उपजगत बहुकोशिकीय प्राणी, संघ कार्डेटा, समूह क्रेनिएटा, महावर्ग टेट्रापोडा, वर्ग एवीज, वंश कोलंबा और जाति लिबिया। इस प्रकार से कबूतर का जंतु वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिबिया होगा। चलिए इसके प्रमुख लक्षणों को जान लेते हैं। तो यह भारत के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। इसका शरीर लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा व नौकाकार होता है, नाव के आकार का होता है। पूरा शरीर पंख से ढका रहता है। चोंच छोटी होती है और इसके पिछले सिरे पर 2 नासा छिद्र पाए जाते हैं। पाद पर्चिंग के लिए उपयुक्त होते हैं। आंखें बड़ी और निमेषक झिल्ली से ढकी होती हैं। अग्रपाद पंखों में बदल जाते हैं और प्रत्येक पक्षपाद में 4 अंगुलियां होती हैं। पहली अंगुली पीछे की ओर तथा शेष 3 अंगुलियां आगे की ओर होती हैं। कबूतर सामाजिक प्रवृत्ति पाई जाती है। कबूतर में सामाजिक प्रवृत्ति होती है। ये दिन में समूहों में उड़ते हैं और रात में इकट्ठे बसेरा करते हैं। नर तथा मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं जिसमें अंडे पालते हैं और अंडों से निकले बच्चों का पोषण कबूतर दूध के द्वारा होता है। कबूतर दूध के द्वारा जो आहार नाल के क्राप नामक भाग में बनता है। आहार नाल के क्राप नामक भाग में यह दूध चोंच द्वारा कबूतर बच्चों की चोंच में पहुंचाता है। फिर है तोता। तो यह सामान्य रूप से भारत में पाया जाता है और इसका शरीर चटकीले हरे रंग का तथा चोंच लाल रंग की होती है। गर्दन पर लाल रंग का एक छल्ला होता है और चोंच छोटी, सुगठित तथा अंकुश के समान होती है। जैसे अंकुश होता है टेढ़ा सा, और ऊपरी चोंच अधिक लंबी, मुड़ी हुई तथा ऊपर नीचे स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र होती है और यह फलों की फसल को हानि पहुंचाता है। फिर है गौरैया। यह भारत में सामान्य रूप से घरेलू पक्षी के रूप में जाना जाता है। मादा गौरैया की पीठ का रंग हल्का तथा नर की पीठ का रंग गाढ़ा होता है। नर के गले से वक्ष तक एक काला धब्बा होता है। गौरैया की चोंच छोटी व नुकीली होती है और यह बीजों व छोटे छोटे कीटों को खाती है। पाद पर्चिंग के लिए अनुकूल होते हैं और प्रत्येक पक्षपाद में 4 अंगुलियां होती हैं। गौरैया घरों में घोंसला बनाकर रहती है और मादा घोंसले में अंडे देती है।